गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। मेरा नाम प्रीति है और यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ जो है हम क्या करने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टॉप टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका ये पूरा जो है आपके पेपर 1 को कवर कर लेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस यहाँ रख सकूं। और ये जो है ये करने का मतलब सिर्फ ये है कि इस बार जो है हमें क्या करना है, जेआरएफ क्लियर करना है। हमारा जो 2022 का हमारा जेआरएफ होने वाला है, तो यानी कि नेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें हमें क्लियर जरूर करना है। तो जल्दी से जो है क्या कर दीजिए, पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और ये जो है हम क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को। तो अपने आप तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट से। और ये 30 के 30 क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से समझ के करने हैं। इन 30 क्वेश्चन से आपके और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही निकलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन और मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एनटीए का यही जो है एक थॉट प्रोसेस चलता है उनका कि एक क्वेश्चन के अंदर जो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नेक्स्ट टाइम या फिर अगली जो क्वेश्चन होता है, अगली बार जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्या होता है, उसी से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शंस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में से मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, मुझे ना बताएं, कम से कम खुद को देखिएगा आप लोग कि आप लोग कितने पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिल पाएगी कि आप क्या जो है किस तरीके से प्रिपरेशन करें और कैसे जो है आगे का काम करें। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मैं कहूंगी कि प्रैक्टिस है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, यानी कि थॉरली आपने रीड कर लिया है, समझ लिया है, चीजों को समझ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप जरूर जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। यानी कि आप अगर 10 घंटे मतलब 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता, पढ़ते रह जाएंगे और पेपर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। आई होप आपने शेयर कर दिया होगा, और मैं जरूर कहूंगी आज आपको जरूर जरूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है गाइस। और इस मेहनत का फल मुझे चाहिए आप लोगों से, यानी कि आप लोग शेयर करेंगे और जल्दी से जो है हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं जितने अभी हैं उससे जल्दी से डबल हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्लासेस और हों तो मुझे जरूर बताइएगा। ये आज मेरी पहली कोशिश है जहां पर मैंने एक साथ 30 क्वेश्चन रखे हैं और पेपर 1 के सारे मतलब यूनिट से कवर करने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। आई होप आपने जो है शेयर कर दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से अभी कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगेगी अगर, तो लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेक्षण रेखीय मॉडल है। यानी कि कौन सा जो है, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई इलाज नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ती है और ऐसे ही याद इसको रखना पड़ता है। तो चलिए, अभी क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास SMRC, यानी कि बर्लो ने जो है एक संप्रेक्षण रेखीय मॉडल दिया था, उसका नाम क्या है वो हमें बताना है यहाँ पर। SMCR यानी कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया आपको, SMCR, SRC, SRMC, SRCM। तो क्या होना चाहिए आप बताइए मुझे जरा। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, इसलिए सीधे सीधा आंसर मैं बता देती हूँ। SMCR इसका जो है आंसर क्या होगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसमें हम समय नहीं गवाएंगे, जो होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उनमें मैं जरूर टाइम दूंगी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसमें हम सब बिना समय गवाए आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा SMCR, यानी कि SMCR। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दो तरफा संप्रेक्षण प्रभावपूर्ण होता है। यानी कि जो दो तरफ, दोनों तरफ से हो। देखिए, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन अगर मेरी भाषा मान लीजिए आप सामने से, देखिए क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, पहले आंसर आपको देना है कि दो तरफा संप्रेक्षण, या फिर पहले आप आंसर दे लीजिए फिर मैं इसको समझाऊंगी। क्या दो तरफा संप्रेक्षण प्रभावपूर्ण होता है? तो क्या होगा इसका? कभी नहीं, सदैव, शायद ही कभी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्या वो प्रभावपूर्ण है, यानी कि उसका कोई इफेक्ट है, नहीं है, आप मुझे बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए सदैव। यस, क्यों, ऐसा क्यों है, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि देखिए दो तरफा, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ इस वक्त, जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी लैंग्वेज एक है और आप जो चाहते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ, राइट। तो जब दोनों तरफ से संप्रेषण इक्वल होगा, दो तरफा, जब दो तरफा होगा, तब जाके वो कैसा होगा, हमेशा प्रभावपूर्ण ही होगा, इफेक्टिव होगा। मैं जो बातें आपको बोलती हूँ, आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, यानी कि जो भी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो लोग, आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं और समझते हैं इन चीजों को, तो वो कैसे, वो इफेक्ट हुआ है ना आपका, जब जो मैं आपको बताती हूँ आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या है, इफेक्टिव है, यानी कि प्रभावपूर्ण है ये। तो इसीलिए जो है, जब भी दो तरफा संप्रेषण होगा, वो हमेशा सदैव ही क्या होगा, प्रभावपूर्ण होगा। ये जो है इसका आंसर है। कैसे, देखिए लैंग्वेज पहले तो मैटर करती है, फिर आप जो समझना चाहते हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो आपके मतलब की बात है या नहीं, ठीक है ना। तो जब दो तरफा होगा संप्रेषण, तो वो हमेशा ही, यानी कि ऐसा नहीं कि कभी होगा, कभी कभी होगा, कभी भी नहीं होगा, नहीं, वो हमेशा ही कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, यानी कि प्रभावपूर्ण होगा। तो इसका एक आंसर है, क्वेश्चन 1 का आंसर है बी, यानी कि SMCR, और क्वेश्चन 2 का आंसर है बी, यानी कि सदैव। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संदेश के हस्तांतरण और संदेश के हस्तांतरण और संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है, यानी कि जो एक प्रॉब्लम आती है, जो इन सब में संदेश के टाइम पर, संदेश यानी कि मैसेज जब हम भेजते हैं, उस टाइम पर क्या हो, हस्तांतरण में, प्राप्ति में, या फिर फीडबैक में। फीडबैक यानी कि क्या होता है, प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन का है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है आपका ये, यानी कि संचार का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए जब भी बाधा होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये एक इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है, संचार में ये एक वर्ड यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं इसको, उस बाधा को फीड फॉरवर्ड कहते हैं, चैनल कहते हैं, या फिर शोर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, चैनल कहते हैं, शोर कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए चैनल। उसे क्या कहे जाते हैं, चैनल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, चैनल। जो भी बाधाएं आती है प्राप्त करने में, या फिर उसका फीडबैक देने में, या हस्तांतरण करने में, या कि एक, जैसे मैं आपको कोई मैसेज देना चाहती हूँ, मैंने आपको कोई मैसेज दिया, यानी कि कोई संदेश पहुंचाना चाहा, लेकिन आसपास, लेकिन आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप उसका फीडबैक नहीं दे पा रहे, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, तो उन बाधाओं को, वो जो एक लिस्ट है, वो जो बाधाएं हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें चैनल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगी, आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है चैनल। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है कैसा है, असत्य है। पहला, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। ध्यान से पढ़िएगा, असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। असत्य यानी कि फॉल्स बताना है आपको। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। शिक्षा शिक्षा शिक्षण कौमा प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो कौन सा जो है असत्य आपको लग रहा है, बताइए। क्या, देखिए शिक्षा और शिक्षण, शिक्षा और शिक्षण क्या एक ही अवधारणा है, नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, शिक्षा और शिक्षण एक अवधारणा नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, तो असत्य कथन पूछा है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाँ, दोनों में अंतर है। और शिक्षा जो है वो शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, यानी कि देखिए अनुसंधान और प्रशिक्षण ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाता है। इसीलिए जो है क्या कह रहा है, एक व्यापक शब्द है। और उपरोक्त सभी सही हैं, तो ये भी असत्य नहीं है, ऊपर वाले तीनों सही हैं, केवल और केवल ये जो है वो असत्य है कि एक ही अवधारणा नहीं है, इसीलिए ये असत्य हो गया, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 3 का है सी और 4 का है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है। उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन कहाँ से है जी, क्वेश्चन है HE से, यानी कि हायर एजुकेशन से। आई होप आप समझते जाएंगे इन क्वेश्चंस को कि कहाँ से आ रहा है। मैं नहीं भी बता पाऊं तो आई नो आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप लोग समझ लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन हमने जो है रखा है, मिक्स करके दिया है जैसे कि एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है,
तो सबसे पहला उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि जो हायर लेवल पर पढ़ा जाता है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि होती है। क्या वांछित शिक्षा, उच्च शिक्षा में अध्यापन यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका सबसे जो वांछित परिणाम क्या हो सकता है कि उनके उपलब्धियों में वृद्धि हो जाएगी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि होगी, 100% परिणाम मिलेगा, या फिर विद्यार्थी किसी विषय को ज्यादा अधिमान देंगे। क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आई होप आपको क्लियर होगा। सभी आप लोग जो है बड़े बच्चे हैं, सबको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, क्या होगा इसका, कि उसके जो विद्यार्थी है, देखिए जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जब हम हायर क्लासेस में चले जाते हैं 10th 11th 12th में या फिर उससे ऊपर, तो क्या होने लगता है, हमारी जो सोच है उसका स्तर जो है वो बढ़ने लगता है ना। विद्यार्थी की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि होती है। जब वो अपने आप को फ्री मानता है, अपने आप को बड़ा मानने लगता है, चीजों को खुद से वो डिसीजन लेना चाहता है, खुद से काम करना चाहता है, तब जो है वो क्या होता है, स्वतंत्र सोच के स्तर में उसके क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सबसे वांछित परिणाम यही निकलता है कब? हायर एजुकेशन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न संख्या 6, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं यदि पुस्तकें जो हैं वो संचार का एक शक्तिशाली जो है स्रोत हो सकती है। कब हो सकती है? और वो सामान्य सारांश प्रदान कर सके, यानी कब वो शक्तिशाली स्रोत होगी? जब वो क्या होगी, सामान्य सारांश देंगी, यानी कि एक समरी बता देंगी हमें। पाठ्य सामग्री दृष्टांत दृष्टांत दर्शक यानी कि इलिस्ट्रेटिव होगी, तब माध्यम उनका हिंदी होगा, यानी कि हिंदी में होगी तो बुक बेस्ट है जी, शक्तिशाली है नहीं। यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि उसका प्रिंट अच्छा होगा, तो वो क्या होगी, शक्तिशाली होगी। क्या होना चाहिए? बहुत ही सीधा सिंपल सा आंसर है, कहीं कोई लॉजिक लगी नहीं, मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कैसी होनी चाहिए? इलिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, यानी कि पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? दृष्टांत दर्शक होनी चाहिए। उसमें कुछ होना चाहिए जो आपकी सोच को डेवलप करे, जो आपको कुछ ऐसी चीजें दे जो आपने पहले नहीं पता हो आपको, है ना। पुस्तकें इसीलिए पढ़ते हैं ना हम लोग, या कोई भी इंसान पुस्तक क्यों पढ़ता है? ताकि उसके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। अब तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा या से वैशिष्ट्य अपनाने चाहिए? ये कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन है? टीचिंग एप्टीट्यूड से है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है आपका, मॉडल जब पूछे जाते हैं और ये सब, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। जहां पे मुझे ध्यान आ रहा है बताती जा रही हूँ, जहां आपको आपको पता होगा बाकी क्वेश्चंस कहाँ से होंगे। ठीक है, व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा या से वैशिष्ट्य अपनाने चाहिए? पहला, यानी कि एक शिक्षक को अपना व्याख्यान यानी कि किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय कैसा जो है वैशिष्ट्य अपनाना चाहिए? सटीक और कम स्वर होना चाहिए उसमें, सटीक और उच्च स्वर होना चाहिए, मध्यम स्वर हो या फिर लंबा स्वर हो। क्या होना चाहिए? पहली बात देखिए, ये लंबा स्वर और मध्यम स्वर तो यहीं कट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा फंसता है कि सटीक तो होना ही चाहिए भाई, सटीक तो होना चाहिए, लेकिन कम स्वर होगा तो बच्चों को सुनाई कैसे देगा? कैसा होना चाहिए? उच्च स्वर होना चाहिए, है ना। कक्षा में 40-45 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, कक्षा एक बड़ी है, उसका जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो आप यहाँ फ्रंट पे खड़े होके लास्ट तक अपनी बच्चे तक बात पहुंचाए, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका उच्च स्वर होना चाहिए, है ना, थोड़ा ऊंचा स्वर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपकी बात वहां तक पहुंच सके, हर एक बच्चे को आपकी बात समझ में आए। तो कैसा होना चाहिए? सटीक और उच्च स्वर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभाग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और कैसा, क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर बताना है आपको। ये हम रिसर्च में पढ़कर आ चुके हैं। आई होप यहाँ पर आपका गलत नहीं होगा ये, क्योंकि हम ये पढ़कर आ चुके हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर। तो जो जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है और ये नहीं पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल जो हमने पढ़ा था प्रॉपर, तो वो जरूर देखेगा वो वीडियो, जिससे कि आपके आगे क्वेश्चन गलत ना हो। तो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल क्या था इसके अंदर? लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको शॉर्ट में, ताकि आंसर देने में आपको आसानी हो जाए। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जब आप एक ही किसी सैंपल के ऊपर सालों साल तक, लंबे समय तक उसको क्या करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। जैसे कि एक बच्चे को, हमें एक ह्यूमन बीइंग ने जन्म लिया है, उसे जो है उसके बुढ़ापे तक ऑब्जर्व करना है। मतलब उसका एक ह्यूमन बीइंग में बुढ़ापे तक क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके बिहेवियर में, उसके बॉडी में और उसके ज्ञान में, ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, क्या एक ही बच्चे को लेकर, यानी कि एक ही बच्चे को लेकर जब वो बॉर्न हुआ,
यानी कि न्यू बॉर्न से लेकर उसका जब वो बॉर्न हुआ, ठीक है ना, जब वो बॉर्न होने से लेकर यानी कि उसके पैदा होने से लेकर कब तक, उसके उसके बूढ़े होने तक यानी कि ओल्ड होने तक जो है हम उसको एक ही बच्चे के ऊपर जब एनालाइज करते हैं तो वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जब हमारे पास समय कम होता है और हमें यही करना है कि हमें एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर एक ओल्ड पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बॉर्न बेबी लेंगे अलग अलग, यहाँ पर सैंपल क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुभागीय वाले में क्या हो सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करेंगे, होगा यही कि हम किसकी तरफ जाएंगे, बोर्न टू ओल्ड तक ही जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो सैंपल कैसे होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, सैंपल्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और जबकि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं और यहाँ पर एक ही सैंपल होगा, ओनली वन, यानी कि वन या फिर जितने भी आप सैंपल लेना चाहेंगे पर वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है ना, एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर हमें बॉर्न, ये मैंने जैसे बताया आपको कि न्यू बॉर्न बेबी से ओल्ड तक होने तक उसके करना है, अगर हमें तो सैंपल क्या होगा, हमारा एक ही होना चाहिए, सेम सैंपल होना चाहिए, ठीक है, अगर एक ही बच्चे पे करना है तो। लेकिन अगर हमें यहाँ पर जल्दी है और हमारे पास समय की कमी है तो हम क्रॉस सेक्शनल का यूज करते हैं और वहां पर क्या करते हैं कि हम अलग अलग सैंपल डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि एक न्यू बॉर्न बेबी ले लिया, फिर दूसरा बच्चा 2 साल का ले लिया, तीसरा बच्चा 5 साल का ले लिया, चौथा बच्चा 6 साल का, इस तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस अब मैं इतना ही समझाऊंगी, बाकी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वीडियो देखिएगा। चलिए अब ऑप्शन पे जाते हैं, तो दोनों में आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर सैंपल एक ही चलता है और ये लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा, ठीक है ना, लॉन्ग का मतलब लंबा यानी कि लंबा समय। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पर छोटे छोटे क्रॉसेस हो, यानी कि समझ सकते हो ऐसे, वहां पर वो क्या होगा कि सैंपल्स ज्यादा होंगे उसके पास और लंबे समय तक ना काम करना हो, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसी तरीके से हर एज का सैंपल को लेकर उसको क्या कर लें, ऑब्जर्व कर ले और रिसर्च कर ले। तो क्या होगा इसमें, अब तो बहुत ही आसानी से आज दे देंगे जवाब। आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, प्राथमिक बनाम माध्यमिक, शोधकर्ता की योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि प्राथमिक बनाम माध्यमिक तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर शोधकर्ता की योग्यता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों में अंतर तो नहीं बताएगी ना शोधकर्ता की योग्यता। दोनों ही रिसर्च अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल भी और क्रॉस सेक्शनल भी, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है और आपका पास समय कितना है, तब आप इन दोनों में से कोई एक चूज करते हैं। तो इसलिए योग्यता तो कुछ नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंकड़ों के संग्रह में आवृत्ति, ठीक है ना। क्या इसका जो सबसे करीब का आंसर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आंकड़े जो इकट्ठे होंगे, डेटा सैंपल जो भी इकट्ठे होंगे, उसके जो है उसके संग्रह में क्या होगी, आवृत्ति होगी, जैसे कि यहाँ पर करी जाती है ना क्रॉस सेक्शन में, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9। एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है, यानी कि ये परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस, आप सबको पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं हाइपोथेसिस के बारे में, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप खुद बताइए। अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए एक हाइपोथेसिस, ऐसे ढंग से निरूपित कथन हो उसके अंदर जिसका जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, यानी कि तथ्य जो आपने कुछ मान लीजिए कोई आपने कथन जो लिखे हैं अपनी रिसर्च, अपनी कल्पना परिकल्पना में, उनका जो है वो फैक्टफुल होनी चाहिए ना। आगे सीमित दायरा नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां पे आपने जितना दिया उतना ही, वो क्या होनी चाहिए आपकी, सीमित दायरे में बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ताकि उसमें एनालाइज करते वक्त या फिर उसको समझते वक्त, उस पर रिसर्च करते वक्त कोई बाधा ना आए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है और उसका आंसर है उपरोक्त में से सभी, यानी कि उसमें क्या कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो विशिष्ट और सुसंगत भी होनी चाहिए, ठीक है ना, विधि पूर्वक भी होनी चाहिए और तथ्य और फैक्टफुल भी होनी चाहिए और सीमित दायरे में बंधी हुई भी ना हो। तो इसके सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक 9 वर्षीय, एक 7 वर्षीय, दो बच्चे हैं, एक 9 वर्षीय और 7 वर्षीय की तुलना, एक 9 वर्षीय जो है वो 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, ठीक है, यह एक उदाहरण है, यानी कि एक 9 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, एक 7 वर्ष का बच्चा है, लेकिन जो 9 वर्ष का बच्चा है वो उससे जो है ये 7 वर्ष का बच्चा जो है कैसा है, हाइट में बड़ा है, ठीक है ना, हाइट में बड़ा है। तो इस ये किसका जो है उदाहरण है, ये क्या बताना है आपको, क्या है, लंबवत अध्ययन का यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का, क्रॉस सेक्शनल का है यानी क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, प्रयोगात्मक का है या फिर प्रकरण का है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि जब हम एक साथ में ज्यादा
जो है सैंपल्स रखते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होती है? तो वो होती है क्रॉस सेक्शनल। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, इसे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक 9 वर्षीय और 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, यानी कि तुलना की जा रही है उसमें, यानी कि वहां पर सैंपल ज्यादा रखे जा रहे हैं, तो हम सीधा सीधा किसके पास चले जाएंगे? क्रॉस अनुभागीय अध्ययन यानी कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की तरफ चले जाएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 11। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ तक। आई होप सबको क्लियर होंगे और मैं बहुत फास्ट नहीं हो रही हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आए और हम ये जल्दी जल्दी कवर भी कर ले, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको जो है देखने में और समझने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बहुत लंबी वीडियो ना बने। लेकिन हाँ, 30 क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लंबी होगी, इसलिए बोर नहीं होइएगा, इंटरेस्ट से कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है ना? चलिए, दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर, ठीक है, और दूसरा चर, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मैंने एक आपको समझाया था जब हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी पढ़ी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में पढ़ा था, तब बताया था मैंने आपको कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं कि मान लीजिए नौकरी बढ़ने से, नहीं, देखिए मान लीजिए हेल्थ किसी की खराब है, बहुत ज्यादा कोई बीमार है पर्सन, ठीक है, अगर वो अपना ध्यान रखेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखेगा, बढ़ता जाएगा आगे की तरफ हेल्थ के ध्यान रखने के अंदर, यानी कि अभी वो अच्छी दवाइयां ले रहा है, फिर धीरे धीरे अच्छा भोजन करेगा, धीरे धीरे एक्सरसाइज करेगा, तो क्या होगा? उसका क्या है, जो बढ़ेगा ना, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और फिर क्या होगा? उसके बीमारी की जो दर है वो कम होती जाएगी, यानी कि जो बीमार था इतना ज्यादा, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एक तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ घट रहा है, यानी कि चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे की तरफ चल रहा है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इस तरीके का जो है वो कैसा सहसंबंध कहलाता है, कौन सी कोरिलेशनल कहलाता है, वो बताना है आपको। सकारात्मक सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं है, नकारात्मक सहसंबंध या अस्थिर। तो इसमें आंसर होना चाहिए सी, ऑप्शन सी, नेगेटिव जो है कोरिलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो पॉजिटिव काम रहा है कि आपने दवाइयां ली किसी बीमार पर्सन ने, तो अच्छा हो रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो उसकी बीमारी कम हो रही है, पॉजिटिव है ये चीज। लेकिन जब ये दोनों ही डायरेक्शंस अलग अलग, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जब ये ऊपर, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है ये, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशनल। लेकिन जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो चोरी चकारी भी बढ़ रही है, यानी कि बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? चोरी चकारी भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये किस तरीके का होता है? ये पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक सहसंबंध, ये पॉजिटिव कोरिलेशनल हो जाता है। और जब ये दोनों ही कुछ नहीं हो रहा है, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी भी तरीके का, तो ये कैसा होता है? जीरो। कैसा होता है? जीरो। तो तब होता है कोई सहसंबंध नहीं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने कोरिलेशनल स्टडी पढ़ा था। तो अभी आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशनल हो गया, यानी कि नेगेटिव सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध यहाँ पर सही ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कैसा लग रहा है आपको जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपका जो है, जैसे आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, इस तरीके से होते हैं मिक्सअप थोड़ा सा, वो ऐसे ही रखूं। तो आप बताइएगा मुझे जरूर कि आपको कैसा लगा, ये मेरी ये कोशिश कैसी लगी। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 12 और 13 है दो, ये वाक्यों के अनुसार कौन से निष्कर्ष सही हैं? पहला है आधार वाक्य ए, कुछ बेंच कुर्सियां हैं। दूसरा है हथौड़ा एक बेंच है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो कौन सा क्वेश्चन है? लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एलआर, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। अब ऐसे क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है भाई? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, समझिएगा। देखिए कुछ बेंच कुर्सियां हैं, यानी कि ये क्या है? बेंचेस हो गए आपके, कुछ बेंच, ये बेंचेस पूरा है, ठीक है, बेंचेस का। अब इनमें से कुछ, कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा, वो क्या है? हमारी कुर्सियां हैं, यानी कि चेयर्स है, ठीक है, चेयर्स है। अब क्या कह रहा है? हथौड़ा एक बेंच है, यानी कि ये बेंच तो ये थे ना, उनमें से कोई एक है ना जो हथौड़ा, एक हथौड़ा एक बेंच है, तो वो हम यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं, छोटा सा, है ना, वो इसी में आएगा ना, इसके अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया? एक डायग्राम बन गया, जिसको हमने इसके थ्रू, यानी आधार वाक्य के थ्रू बनाया। अब हम इसके निष्कर्ष की तरफ चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे। कुछ कुर्सियां बेंच है। अब देखिए इन्होंने हमें बताया कुछ बेंच कुर्सियां हैं, कुछ बेंच जो थे अब तक वो थी क्या? कुर्सियां थी। अब यहाँ पर निष्कर्ष में उल्टा दे रहा है कि कुछ कुर्सियां जो है वो बेंच है, तो हमेशा अपोजिट चल सकता है। जो कुछ कुर्सियां, ये जो हिस्सा है हमारा, ये देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो कवर हो रहा है, ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये अभी आपको क्लियर होगा ये। ये वाला जो हिस्सा है आपका,
एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा पूरा जा रहा है आपका, ये क्या है, ये कुर्सियां हैं, ठीक है ना, बेंच कुर्सियां भी हो सकती है और कुर्सियां बेंच भी हो सकती है। तो ये दोनों ही आपस में ठीक होंगे, यानी कि कुछ बेंच कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां बेंच भी हो सकती है, ऑपोजिट है। ठीक है, फिर हथौड़ा एक बेंच है, यहाँ पर ये हमने बना लिया था। निष्कर्ष क्या है, हथौड़ा एक कुर्सी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला जो है, ये जो है इसको काटता हुआ बनता तो हो जाता ना कुर्सी। हथौड़ा एक कुर्सी हो सकता था। तो जब भी है मे बी में आंसर आए, यानी कि हो भी सकता है, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। जब हमें आंसर डायरेक्ट ना मिले, यानी कि है ही है और नहीं है नहीं, जब हमारा आंसर यस और नो में रहे, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम इसे छोड़ देते हैं। तब हम इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही निष्कर्ष निकलता है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक सही है। क्या है, केवल निष्कर्ष एक सही है और दूसरा जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका एक बार हो सकता है और एक बार नहीं हो सकता। और जब भी हमारे पास इसमें लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा बने, आपका ऐसा डायग्राम बन जाए और उसमें एक बार हो रहा हो और एक बार नहीं हो रहा हो, यानी कि यस और नो में आंसर आ रहा हो, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे सही नहीं मानते हैं। जो सही हो दोनों तरीके से वही को सही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गई है, इसे ठीक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, दोनों नहीं सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये सेम लॉजिकल रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर आधार वाक्य ए, सभी पुस्तकें पत्थर है। अब आप तो आपको क्लियर होगा कैसे बनाना है आपको। तो चलिए फटाफट से अपनी कॉपी पेन उठाइए और बना के मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी पुस्तकें पत्थर है, सभी पत्थर कागज हैं। निष्कर्ष दे रहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पत्थर हैं। तो चलिए बनाते होंगे, आई होप आपने भी बना लिया होगा, मैं भी बनाती हूँ आपके साथ। सभी पुस्तक पत्थर है, पहले हमें क्या बनाना है, पुस्तकों का बनाना है। ठीक है, सभी पुस्तकें यानी कि बुक, सभी बुक क्या है, स्टोन है। ऑल, ऑल की बात कर रहा है तो हम पूरे को ही कवर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, क्या है, स्टोन है यानी कि पत्थर है। ठीक है, सभी पत्थर कागज हैं। अब ये सभी पत्थरों को भी क्या कह रहा है जी, ये सब भी कागज है। जब सभी होता है तो वो पूरे को कवर कर लेता है, याद रखिएगा। क्या है, पेपर है। ठीक है ना, कागज बोल रहा है, पेपर है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बनेगा। तो आपका भी ऐसा ही बना होगा। कुछ कागज पुस्तक है। अब इसमें से ये जो पेपर है वो क्या है, कह रहा है कुछ जो है वो कागज जो पुस्तक है। तो हो सकती है जब भी वो कुछ वाला क्वेश्चन करेगा, देखिए ऑल कहेगा तब गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक बार ये हो भी सकता है, एक बार नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कह रहा है तो वो थोड़ा बहुत पोर्शन तो यहाँ से हम ले ही सकते हैं कि हो सकता है कुछ कागज पुस्तक है। तो इसमें ऑप्शन ए तो मुझे सही लग रहा है, हो सकती है कुछ कागज पत्थर है। अब कुछ कागज जो है वो पत्थर भी है जी, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ऑल कह दिया। तो देखिए जब ऑल कह देगा तो दोनों ही करेक्ट होगा, ऑल भी और कुछ भी। ठीक है, अब मेरे पास देखिए, मेरे पास सारी किताबें हैं और मेरे पास कुछ किताबें, उनमें से कुछ अच्छी किताबें हैं या कुछ और किताबें हैं, तो कुछ भी बोलूंगी तब भी चलेगा ना, मेरे पास बुक्स तो है ही ना। तो उस तरीके से आप देख के चल सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि कुछ कागज पुस्तक है, कुछ पेपर जो है वो क्या है, बुक है। ठीक है, तो हो सकती है। और कुछ कागज पत्थर है, तो कुछ पेपर जो है वो पत्थर भी हैं जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हुए हैं, यानी कि निष्कर्ष एक और दो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर होगा, जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ये और अच्छे से समझाऊंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए हमारे 14-15 क्वेश्चन होने वाले, यानी कि हमने आधा जो है काम कर लिया है और आधा अभी अभी बाकी है। तो वो भी हमें जल्दी से खत्म करना है। जल्दी से खत्म करने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कराऊं और फटाफट फटाफट होगी, नहीं, आपको एक एक चीज समझनी है कि पेपर किस तरीके से आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है और अपना एनालाइज जरूर करना है। अब एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं कुछ, वो सीरीज कैसे, अब ये भी रीजनिंग का है आपका। ठीक है, DC XW, जब मैं आपको रीजनिंग कराऊंगी तो इसका भी बताऊंगी किस तरीके से इसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। DC XW, ठीक है, क्या दे रहा है, DC XW। उसके बाद देखो पहला क्या उल्टा चल रहा है, पहले पहले को दो को देख लो, DC होना चाहिए था CD, लेकिन DC उल्टा चल रहा है, ऑपोजिट, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है। फिर है EF, C भी उल्टा चल रहा है, FE, GH यानी कि ये भी उल्टा चल रहा है, HG। तो नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब कहाँ से शुरू किया है इसने, DCEFGH, यानी अगला क्या होना चाहिए, आई, GH के बाद GHI, आई होता है। ठीक है, आई होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उल्टा ले रहा है, IJ। तो क्या कर लेंगे हम उसको, JI कर लेंगे। अब JI देखिए कहाँ पर आपको मिल रहा है, कई ऑप्शन में AK, JB, JI, ये
यहाँ पर ये आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि और ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, और जब भी और ऑप्शन मैच ना हो वहीं तक हो तो आपको वहीं छोड़ देना। लेकिन हम इसको आगे भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी उल्टा चल रहा है, STUVWX, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्या होगा, तो इससे पहले वाला होगा RQR, ठीक है ना। अब इसे देखिए जरा, QRSTUVWX, ठीक है। अब यहां से देखिए CDEFGHIJ, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर ये उल्टा चल रहा है और यहाँ पर भी ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो ये समझना होता है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का सीधा सीधा यही फंडा होता है समझने का। अगर आपको उसके, देखिए सबसे पहले तो आपको उसके लॉजिक आने चाहिए कि किस किस तरीके से हो सकता है, और ये कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। मैंने खुद जो है, हम जब खुद प्रैक्टिस करते हैं तभी समझ में आता है ये। मतलब कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उतने ज्यादा आपके पास ट्रिक्स हो जाएंगी ना, उतनी ज्यादा तरीके हो जाएंगे आपके साथ कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। कई बार ये ऐसे चलता है प्लस में नंबर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ही तरीका है, एक तो आपको इसके ट्रिक्स आने चाहिए। ट्रिक्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे वो आपको प्रैक्टिस से बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 15, अगरतला कोड में, ये जो है इसका कोड वर्ड है, कोड में अगर उसे 14168171 लिखते हैं अगर अगरतला को, तो आगरा को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बहुत आसान है। देखिए सिंपल सा है, आगरा इसी में से उठा के दे दिया उन्होंने, यही शब्द है, ठीक है। बस ए को इधर और आर को इधर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आगरा है। ए के लिए ये क्या कोड वर्ड यूज कर रहा है, ए के लिए ये यूज कर रहा है 1, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। जी के लिए क्या यूज कर रहा है 4, तो जी के लिए यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। फिर ए के लिए क्या यूज कर रहा है, ए के लिए फिर 1 कर रहा है, और ए हमारा इस बार यहाँ है, ये इधर, तो 1 यहाँ। फिर बचा आर, आर के लिए क्या यूज कर रहा है 6, तो क्या बन गया हमारे पास 146। तो कहाँ है ये ऑप्शन में हमारे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर मैच हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 1461। अगला प्रश्न संख्या 16, बीच में से लुप्त अंक भरिए। ये भी ये आपका किसमें, मैथमेटिकल नंबर सीरीज के अंदर भी आ सकता है और मैथमेटिकल के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। अंक को भरिए, क्या है 4, 16, 8, 64, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आपको भरना है 256। देखिए बहुत बहुत आसान है, मुझे तो देखते समझ में आ गया क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना स्क्वायर चल रहा है, वो भी एक को छोड़ के। देखिए 4 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 4 टू जा 8 हो रहा है, ठीक है ना। 4 टू जा 8, 8 टू जा क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। एक लॉजिक तरीके से ठीक हो गया। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, 16 यहाँ पर 16 फोर जा क्या होता है, 16 फोर जा, 16 फोर जा होता है 64। अभी ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, 16 फोर जा 64 हुआ है, तो इसके अलावा यहाँ पर उसके बाद एक को छोड़ना है हमें और यहाँ पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 256, तो 64 फोर जा क्या होगा, 64 फोर जा 56 ही होगा। देखिए 4 फोर जा 16, यानी 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25, आ गया आपका 54 और 256 आ गया। अब इसका एक और लॉजिक देखिए, 4 चौक 16, ये 4 का हो गया, ठीक है। एक और लॉजिक हो रहा है यहाँ पर, दो तरीके से आप कर सकते हैं इसको। 4 चौक 16, ये दोनों बन रहे हैं, 8 8 64, ये दोनों बन रहे हैं। तो 216 का स्क्वायर क्या होता है, इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। देखिए अगर आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, रीजनिंग के 2 4 5 जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो सही करने हैं आपको, तो आपको क्या आना चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 16, तो 266 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 256। तो कहीं से भी पकड़ लीजिए कान, आंसर वही होगा हमारा 16, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको, दोनों ही जो मैंने लॉजिक आपको बताया, दोनों ही ट्रिक्स मैंने बताई, दोनों ही क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 बीट्स यानी 8 बीट का एक 8 बीट्स हैं, ठीक है 8 बीट्स। अब ये किसका क्वेश्चन आ गया, ये आईसीटी का क्वेश्चन आ गया आपका। 8 बीट्स हैं आपके पास, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू समझ लीजिए इसको आप। इसमें मैंने पीवाईक्यूज भी रखे हैं वैसे। 8 बीट्स का, ठीक है ना, 8 बीट्स का एक जो है संग्रह है, ठीक है। 8 बीट्स का एक संग्रह को क्या कहा जाता है, बाइट्स कहा जाता है, फाइल कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, फोल्डर। तो ये आईसीटी का क्वेश्चन है आपका, यानी कि कंप्यूटर का। तो
8 बाइट्स को क्या कहा जाता है, 8 बीट्स को क्या कहा जाता है, बाइट्स कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, 1 बाइट। देखिए हम पढ़ते हैं ना इसको, बहुत इजी है ये, और ये टेबल ना कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए 8 बीट से बनता है 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट, 1 बाइट बन जाता है, ठीक है। और 1 बाइट फिर वो केबी और एमबी इस तरीके से, जैसे 104 से 104 केबी से 1024 केबी से क्या बनता है भाई, 1 एमबी बन जाता है। इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। तो ये टेबल आपको पता है, जब हम आईसीटी पढ़ेंगे तो प्रॉपर टेबल में आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइट हो जाएगा। 8 बीट्स क्या बन जाएंगे, 8 बीट का एक संग्रह है वो क्या बन जाएगा, बाइट्स बन जाएगा। और फिर ऐसे ही तरीके से बढ़ता रहता है ये, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको, सुपर कंप्यूटर। देखिए बहुत बड़ा सा होता है, ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है, और जब हम आईसीटी पढ़ेंगे तो मैं आपको सब ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है और सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके अंदर काफी सारी बैटरीज और काफी बड़ा एक सीपीयू होता है, बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, याद रखना है आपको। और सुपर ये नाम भी पूछे जाते हैं, कौन सा सुपर कंप्यूटर है, इंडिया कौन सा है, अमेरिका कौन सा है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 19, वैन। वैन का अर्थ क्या है, WAN, वैन, इसका फुल फॉर्म क्या है, या अर्थ या फिर फुल फॉर्म बोल सकते हैं आप, क्या है, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। बताइए क्या होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। सब आईसीटी में बहुत फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, वैन, लैन, पेन, इन सब की फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, और ये सारे क्या है, आईसीटी का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर होना चाहिए वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र पे जो है यूज होता है। और लैन का क्या है, लैन जो है वो छोटा होता है, जैसे आप घर में यूज करते हैं ना, बूस्टर यूज करते हैं घर में आप अपने, मतलब वाईफाई जो यूज करते हैं वो क्या होता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक ही जाता है या फिर आसपास ही रहता है। लेकिन वैन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़े बड़े लेवल पर यूज होता है, इसीलिए वाइड एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं। क्या कह रहा है, एक कौन सी जो मेमोरी है, कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है जहां पर जो है स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो कौन सी है, रैम। अगर ये आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे क्लियर, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आंसर दे पाएंगे तभी। रैम, सीडी रोम, रोम या फिर उपरोक्त सभी। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है रोम, ठीक है। रोम और रैम दो मेमोरीज हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, पीसी में, कंप्यूटर में हमारे होती है, ठीक है, दो मेमोरीज, रैम और रोम। तो ये कौन सी वाली मेमोरी होती है जो निर्देश देती है हमारे, वो होती है रोम, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। आगे इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21, आत्म संप्रेक्षण को कहते हैं, आत्म संप्रेक्षण खुद से बातें करना, आत्म संप्रेक्षण को कहते हैं वर्ग संप्रेक्षण। देखिए मैंने ऑलमोस्ट तो आपको बता ही दिया इसका, वर्ग संप्रेक्षण, अफवाह संप्रेक्षण, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, बिल्कुल लॉजिकली आप ये सोचेंगे ऐसे ही पढ़, नींदों में भी पढ़कर सोचेंगे तब भी नहीं होगा। अंतर व्यक्तिक संप्रेक्षण और अंतः व्यक्तिक संप्रेक्षण, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, दोनों ही शब्द बहुत क्लोज है और दोनों ही शब्द में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, अंतर व्यक्तिक या फिर अंतः व्यक्तिक, ठीक है। दोनों के थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड में, लेकिन हाँ दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझना है। अंतर व्यक्तिक या फिर अंतः व्यक्तिक, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर होगा अंतर व्यक्तिक। क्या होगा, अंतर व्यक्तिक इसका आंसर होगा। यानी कि खुद से जब हम बात कर रहे होते हैं, आत्म संप्रेक्षण कर रहे होते हैं, जैसे कि वही ना, एनालाइज कैसे करते हैं, जब खुद को हम सोच रहे होते हैं, कुछ माइंड में चल रहा होता है, तो वो क्या होती, कौन सा वाला संप्रेक्षण होता है, कौन सा वाला कम्युनिकेशन होता है, वो अंतर व्यक्तिक। और अंतः व्यक्तिक कब होता है, जब हम दूसरे लोगों से, जैसे इस वक्त मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो वो इंटरेक्शन और वो संप्रेक्षण कैसा होगा, वो संप्रेक्षण होगा हमारा अंतः व्यक्तिक संप्रेक्षण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल के बाद, भारत की जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन ईंधन ने सबसे ज्यादा काम किया है, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद जो है, उसके बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया भाई, ये क्वेश्चन है पीडीई का, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का, ठीक है, यानी कि यूनिट है आपकी ये भी एक।
तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा यानी कि हाइड्रो पावर, नाभिक ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा, क्या है, कौन सा जो है भारत की ऊर्जा की आवश्यकता को जो है पूरा करने में योगदान देता है, तो वो है हमारा जल ऊर्जा। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जल ऊर्जा जो है क्या करती है, भारत की ऊर्जा की आवश्यकता में जीवाश्म के बाद जो है सबसे बड़ा जो है इसका योगदान है, किसका, जल ऊर्जा का। जीवाश्म ईंधन के बाद, फॉसिल फ्यूल के बाद, याद रखना पहले नंबर पे फॉसिल फ्यूल है। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मापक नहीं है, जिसमें मानव विकास सूचकांक को जो है इसको एक स्केल की तरह नहीं लिया जाता, वो कौन सा नहीं है। साक्षरता दर इसको तो मापा जाता है, सकल नामांकन उसे मापा जाता है, लिंग अनुपात, आयु प्रत्याक्षा इनको मापा, सिर्फ और सिर्फ लिंग अनुपात जो है वो सिर्फ डिफरेंस किया जाता है कि कितना है, उसके अंदर क्या वो जो है उसका जो है मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। ठीक है, तो क्या, लिंग अनुपात, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न संख्या 24, ये भी आपका पीडीई का ही क्वेश्चन है। भूकंपों के संदर्भ में रेक्टर स्केल, एक रेक्टर स्केल होता है, आपको पता होगा, जिस स्केल से मापा जाता है कि भूकंप कितनी स्पीड से आया, पर परिणाम एक की विधि का अर्थ है, यानी एक जो है वृद्धि है, ये विधि नहीं है भाई, ये वृद्धि है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या है, वृद्धि है, एक की वृद्धि, यानी कि एक अगर बढ़ा है तो परिणाम जो है एक बढ़ा है तो वो कितना माना जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, ऑप्शन है भूकंप की तरंगों में के आयाम में 10 गुना वृद्धि को माना जाएगा, इसका अर्थ ये है भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि हो गई है, ये माना जाएगा। भूकंप की तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि हुई है, भूकंप तरंगों के ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि हुई है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि भूकंप की तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, यानी एक को कितना मान रहे हैं, 10 गुना मान रहे हैं। ठीक है, रेक्टर स्केल पे अगर एक आ रहा है तो उसमें वृद्धि का अर्थ क्या माना जाएगा, वो कि वृद्धि के तरंग भूकंप की तरंगों की आयाम में 10 गुना जो है क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। प्रश्न संख्या 25, देखिए हमने इतनी जल्दी में अच्छे से 24 प्रश्न कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी क्लास और आप बोर नहीं हो रहे होंगे, बोर होने का तो चांस ही नहीं है। देखिए अगर आपको पढ़ना है और आपको अपना जेआरएफ लेना है तो आपको बोर नहीं होना है, ठीक है ना, पढ़ना है फिर अच्छे से। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है, परिवहन क्षेत्र से, वस्त्र उद्योग से, सीमेंट संयंत्र से, रासायनिक उद्योग से। देखिए सतही मतलब बिल्कुल जो है हमारे सतह पर है वो ओजोन जो है, सतह पर ओजोन जो है वो किससे जो है उत्पन्न होती है, ओजोन पता है आपको ओजोन के बारे में। ठीक है, तो किससे होती है, परिवहन क्षेत्र से, वस्त्र उद्योग, सीमेंट संयंत्र या फिर रासायनिक उद्योगों से। तो इसका आंसर होता है होगा परिवहन क्षेत्र, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जो धुआं है, पॉल्यूशन है, उससे बहुत ज्यादा ये जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं, किसके बाद यानी कि कौन से देश के बाद, भारत में जो है कौन से देश के बाद सबसे ज्यादा छात्र हैं, तो वो कौन सा है, किसके बाद यानी कि किसके बाद जो है, पहले नंबर पे ये देश है, इनमें चारों में से कोई, और दूसरे पे भारत है, ये कहना चाह रहा है। यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में, कनाडा, तो किसमें है, यूएसए, तो इसका आंसर है यूएसए। ये किसका क्वेश्चन है, ये एचई का क्वेश्चन है आपका, यानी कि हायर एजुकेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित किया गया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आभासी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित किया गया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र में। आभासी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित किया गया है, तो वो है महाराष्ट्र में, याद रखना है आपको। भारत का पहला जो है आभासी विश्वविद्यालय कहां पर है, महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, मतलब मुंबई तो नहीं कहेंगे, मैं महाराष्ट्र ही बोलूंगी। ठीक है, एमपी में, तो नहीं सॉरी सॉरी, एमपी नहीं, महाराष्ट्र ही बोलेंगे। ठीक है, आगे मतलब एमपी के अंदर है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी, इन सब पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किससे, एचई से, यानी कि हायर एजुकेशन से, तो वो आपको बिल्कुल पढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मैं सब आपको कराऊंगी। तो 2035 तक जो है सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है, 25%, 30%, 40 या फिर 50%, तो इसका आंसर है 50% तक बढ़ाया जाएगा। कब, 20 में ये शिक्षा नीति में हुआ है, और कब तक, 2035 तक।
बढ़ा दिया जाएगा। कितना? 50%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होने जा रही है? शिक्षण के लिए यानी कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान से समझिएगा कि न्यूनतम डिग्री जो है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड को माना जाएगा। ये जो है अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कब कौन सी सन तक कहा गया है कि इतने तक ये मतलब इस सन से ये स्टार्ट हो जाएगा 2021 से। तो 2021 तो निकल गया है तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, बचा आपके पास 2028, 2025 या 2030। तो इसका आंसर है 2030 तक आपको जो है ये दिया गया है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? कौन सा है? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, जब आपस में हम परस्पर संवाद कराते हैं, वाद बच्चों का जब आपस में कन्वर्सेशन होती है, यानी कि आपने कोई टॉपिक बात की और सब पे उनसे व्यूज, बच्चों से व्यूज मांगे, उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो संवाद जो है, वो संवाद, वो जो परस्पर संवाद है से क्या उभर कर आना चाहिए? तर्क वितर्क, यानी कि आपस में बच्चे बस लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कुछ ऐसा वाद विवाद करते रहे, सूचना, विचार या फिर विवाद, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर विवाद और तर्क वितर्क तो नेगेटिव में चला जाता है बच्चा। सूचना और विचार, सूचना तो मिलेगी मिलेगी, जाहिर सी बात है अगर संवाद हो रहा है तो, लेकिन उनके विचारों में जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा करीब है। जो विचार अलग से डेवलप हो रहे हैं, यानी कि विचारों में जो नयापन आ रहा है, जो डेवलप हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्या होगा इसका आंसर? विचार। तो इसका आंसर होगा विचार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हो गए और इतनी जल्दी हमने 30 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ही अच्छे लेवल पर, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको कोई कमी लग रही हो या आपको लग रहा हो कि कुछ और तरीके से भी हो सकता था तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर उसको 10 to 15 डेज में ऐसे जो है एक प्रैक्टिस पेपर जो है रख लिया करेंगे, 30 से 35 40 क्वेश्चन। धीरे धीरे इनका नंबर ऑफ बढ़ा दूंगी मैं, जिससे कि आपका क्या हो, एनालाइज कर सके आप कि आप हफ्ता 10 दिन पढ़े अच्छे से, आपने खुद से प्रैक्टिस किया और फिर आपने यहाँ पर रख के क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया टेस्ट में आपको कि आपने कितना जो है अपने लेवल को बढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने मार्क्स जो है करेक्ट हुए, यानी कि 30 में से आपने कितने सही प्रश्न किए हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। और मुझे जानकर अच्छा लगेगा और आप मुझे बताएंगे, जिसके जितने भी हो जरूर बताइए, उससे पता चल जाएगा आपको भी कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है और आपको करनी है। वो क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल के साथ जुड़िए जल्दी से। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए भाई जल्दी से। मेरा टारगेट है, मुझे जल्दी से पूरा करना है ये, मतलब आप तक और अच्छे से पहुंचानी है चीजों को। तो जल्दी से ये इस मोटिव को कंप्लीट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल्स के साथ भी जुड़ जाइए जल्दी से, जिससे कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो मैं कहाँ पर दूंगी, आपको वहीं पर दूंगी, यानी कि इस चैनल के इस पे लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, तो वहां पर जरूर जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आपको मजा आएगा। मुझे भी बहुत मजा आया करने में, मतलब आपको बताने में और ये क्वेश्चंस कराने में। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।